एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा जो कि बचेंद्री पाल का लिखा हुआ है, और बचेंद्री पाल जब इससे एवरेस्ट अभियान 84 में उनका सिलेक्शन हुआ, तब उनका जो टीम था वो 17 सदस्यों का था। तो वो लोग 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए गए हवाई जहाज से। उनके पहले एक अग्रिम दल पहले गया हुआ था, मतलब आगे एक दल और गया हुआ था जो कि रास्तों को साफ करने का काम कर रहा था, जिसमें अधिकांश शेरपा थे। जब बचेंद्री पाल काठमांडू पहुंची तो वहां उन्होंने एक बाजार पर गई जो कि उस शहर के बीच में था, नमचे बाजार। नेपाल को शेरपा लैंड भी कहा जाता है। तो वहां के जो लोग थे वो एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जानते थे। बचेंद्री पाल को भी ये नाम बहुत अच्छा लगा और उन्होंने सबसे पहले करीब से एवरेस्ट को इसी नमचे बाजार से देखा था। और पहले से तो वो आकर्षित थी ही, एवरेस्ट चढ़ने का उनको शौक भी था, लेकिन यहाँ से देखने के बाद उनका आकर्षण और अधिक एवरेस्ट के प्रति बढ़ गया था। तो इतने में ही हमारे 2-3 क्वेश्चन हैं कि एवरेस्ट अभियान दल दिल्ली से काठमांडू के लिए कब निकला था? तो 7 मार्च को निकला था। उसके बाद है कि नमचे बाजार कहाँ पर स्थित है? तो नमचे बाजार नेपाल का एक सर्वाधिक नगरीय क्षेत्र है। उसके बाद यहाँ पे और एक क्वेश्चन है कि बचेंद्री पाल ने सबसे पहले एवरेस्ट को कहाँ से निहारा? तो नमचे बाजार से निहारा। और एवरेस्ट को नेपाली क्या कहते हैं? तो सागर माथा कहते हैं। बचेंद्री पाल को कौन सा नाम अच्छा लगा? तो बचेंद्री पाल को सागर माथा नाम अच्छा लगा। एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक बड़ा भारी बर्फ का प्लूम देखा। अच्छा, जब उन्होंने एवरेस्ट को देखा ना, तो देखा कि एवरेस्ट के सबसे ऊपरी चोटी पर एक बड़ा फूल जैसा बना हुआ है या फिर एक झंडे जैसा बना हुआ है। तो उनको समझ में नहीं आया कि है क्या। जब उन्होंने वहाँ के आसपास के लोगों को पूछा, तब उन्होंने कहा कि चोटी पर जो ऊंचाई पर जो है 150 किलोमीटर से भी अधिक तेज गति से हवा चलती है, तो वहाँ पे बर्फ के जो सूखे कण हैं वो उड़कर वहाँ पे जमा हो जाती हैं। तब वो फूल की आकृति में या फिर एक झंडे की आकृति में वहाँ पर जमा होती हैं। अब नीचे से वो उतनी ऊंचाई पर देखती हैं तो उनको एक छोटा सा झंडा या फूल जैसे दिखाई देता है, लेकिन वो 10 किलोमीटर से भी अधिक लंबा का हो सकता था। तो यह सोचकर ही कि वहाँ 150 किलोमीटर की तेज गति से हवा चलती है जिसमें बर्फ के सूखे कण उड़ते रहते हैं, लोग सुनकर ही डर जाए। लेकिन क्योंकि बचेंद्री पाल एवरेस्ट के प्रति इतनी ज्यादा आकर्षित थी कि वो इन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार थी। जब वो 26 मार्च को पेरिस पहुंची तो वहां पे देखा उन्होंने कि हिमस्खलन के कारण एक शेरपा कुली की मृत्यु हो गई। 7 मार्च को तो लोग गए थे। चढ़ाई शुरू करने से पहले ही इनको क्या खबर मिलता है? एक शेरपा कुली की मृत्यु हो गई। मृत्यु क्यों हुआ था? हिमस्खलन मतलब बर्फ के टुकड़े का गिरना। कभी कभी क्या होता है, बर्फ पिघल कर ना, बर्फ के बड़े भारी टुकड़े एक साथ गिर जाया करते हैं। और आप जानते हो कि बर्फ बहुत ठोस होता है, तो उस लहोत्से ग्लेशियर से जो बर्फ टूट कर गिरा था, ग्लेशियर मतलब बर्फ की नदी, जो बर्फ पिघलता है और ग्लेशियर के रूप में बहता है ना, तो वही क्या करता है, बर्फ के छोटे बड़े टुकड़ों को अपने साथ बहा ले आता है। तो वहीं से एक बर्फ की चट्टान, काफी बड़ी चट्टान गिर गई थी, जिसमें कि 16 शेरपा कुलियों में से एक की मृत्यु हो गई थी और 4 कुली घायल हो गए थे। इसके बाद क्या बोलना चाहिए, जो भी उनके टीम में सदस्य थे, जो 17 सदस्य थे, वो काफी डरे हुए थे और काफी दुखी हुए थे। लेकिन उनके जो क्या बोलना चाहिए, जो उनका नेता था कर्नल खुल्लर, अब जो नेता होते हैं, जो मुखिया होते हैं, उनका काम ही होता है ना कि लोगों को मोटिवेट करें। तो वो कहते हैं कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में जाने के लिए कभी कभी मृत्यु को भी सहज भाव से स्वीकार करनी है। मतलब आप जो इतने खतरनाक अभियान पे जा रहे हैं ना, तो आप वापस आएंगे या नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो आपको पहले अपने आप को तैयार कर लेना है कि आप किसी भी तरह के खतरों का सामना कर सकते हैं, यहाँ तक कि मृत्यु को भी स्वीकार करने को आप में ताकत होनी चाहिए। जो अग्रिम दल गया हुआ था उसका उप नेता थे प्रेमचंद, जो उस दल का नेतृत्व कर रहे थे। जब 26 मार्च को लोग पेरिस से लौट आए, तब उन्होंने बताया कि खुम्बू हिमपात, उन्होंने बताया कि उन्होंने 6000 मीटर तक के रास्ते को साफ कर दिया। 6000 मीटर मतलब लगभग 6 किलोमीटर तक का रास्ता साफ कर दिया गया था। और यह भी बताया कि वहां पर पुल बांध दिया गया है, रस्सियों को बांध दिया गया है, झंडियों से रास्ता को चिन्हित कर दिया। अब ये हमारे ऐसे रास्ते तो है नहीं कि आपको किधर जाना है पता रहेगा, बर्फ के आड़ी तिरछी रास्ते हैं, तो वहां पे बर्फ को साफ करके छोटी छोटी झंडियां लगाकर रास्तों को इंगित कर दिया गया है कि आपको इस रास्ते पर जाना है। बड़ी बड़ी कठिनाइयों का भी उन्होंने जायजा ले लिया था। लेकिन अभी जो ग्लेशियर है, बर्फ की नदी,
वो बह रही है और बर्फ का गिरना भी लगातार जारी है। तो जो उन्होंने काम किया था 6000 मीटर तक का, वो फिर से व्यर्थ हो सकता था और उनसे से रास्ता खोलने का काम करना पड़ सकता था, क्योंकि बर्फ जो है वो अनियमित और अनिश्चित तरीके से गिर रहा था। बेस कैंप में पहुंचने से पहले, जब ये लोग यात्रा शुरू भी नहीं किए थे, बेस कैंप में पहुंचने से पहले जलवायु ठीक न होने के कारण एक और रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी। अब दो मृत्यु का खबर सुनकर सबकी जो आशा थी वो निराशा में बदलने लगी थी। वो आशाजनक स्थिति में नहीं थे। अच्छा, क्लाइमेट चेंज जो होता है ना आपका, जलवायु अनुकूल और जलवायु प्रतिकूल, आपको ये दोनों शब्द में अर्थ समझना। अनुकूल मतलब अच्छा होना, प्रतिकूल मतलब बुरा होना। यहाँ पर लिखा है कि जलवायु अनुकूल ना होने के कारण, मतलब जलवायु अच्छा नहीं था, ठीक है, तो इस कारण से उसकी मृत्यु हुई थी। अगर ये एमसीक्यू में पूछता है कि किस कारण शेरपा कुली की मृत्यु हुई, तो आपको जलवायु प्रतिकूल अगर दिया है तो आपको प्रतिकूल पर राइट लगाना है, और अनुकूल ना होने के कारण है तो उसको लगाना है। अनुकूल होने के कारण मृत्यु नहीं हुई, अगर जलवायु अच्छा रहेगा तो मृत्यु क्यों होगी किसी की। उसके बाद है कि एवरेस्ट शिखर को पहले भी 2 बार से बचेंद्री पाल ने देखा था, परंतु एवरेस्ट पर्वत और उसके अन्य श्रेणियों को देखकर, पर्वत श्रेणियों को देखकर वो आश्चर्यजनक होकर खड़ी हो गई। उन्होंने देखा कि लहोत्से, नुत्से और इनकी जो टेढ़ी मेढ़ी क्या बोलना चाहिए और पर्वत श्रेणियां हैं उनको निहारने लगी। मतलब एवरेस्ट सबसे हाइट पर है, उसके बाद लहोत्से है, नुत्से है। तो हिमालय सिर्फ एक पर्वत नहीं है, उसमें बहुत सारे छोटे बड़े पर्वत श्रेणियां हैं। इन सब को देखकर वो आश्चर्यचकित हो जाती हैं। हिमपात जो है, हिमपात मतलब बर्फ का गिरना, वो तो अनियमित है। कहीं पर बर्फ के कारण रास्ता जाम हो सकता है, कहीं पर बर्फ के कारण से रास्ता पिघल कर बह कर भी जा सकता है। तो बड़ी बड़ी चट्टानें तत्काल टूट जाया करती थी या अचानक से खतरनाक स्थिति आ जाती थी, और बर्फ जो है वो हिम विदर मतलब बर्फ फट कर वो एक कब्र के जैसे रूप भी ले सकती थी। हम तो यहाँ बैठकर पढ़ रहे हैं, लेकिन वहाँ का जो दृश्य है उसका ख्याल ही बहुत ही डरावना है। और इससे भी ज़्यादा खतरनाक जानकारी थी कि जितनी भी दिन वो लोग एवरेस्ट पर चढ़ने वाले थे, हिमपात लगातार वहाँ पे होता रहेगा और पर्वतारोहियों को और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। दूसरे दिन इन्होंने अपना सामान लेकर आधी दूर तक वो अपना सामान लेकर गए। आप लोग जानते हो कि पर्वतारोही जब पर्वतारोहण के लिए जाते हैं ना, तो उनके पीछे में एक बड़ा भारी सा बैग रहता है, क्योंकि वहां पे सामान नहीं रहते, तो वो उसमें बहुत सारी चीजें जमा करके लेकर जाते हैं। डॉक्टर मीनू मेहता, उन्होंने इनको फिर से ट्रेनिंग दिया, प्रशिक्षण दिया समझ लीजिए, कि उन्होंने बताया कि कैसे एल्यूमिनियम की सीढ़ियों का प्रयोग करना है, कैसे अस्थायी पुल बनाना है, लट्ठों और रस्सियों का कैसे प्रयोग करना है, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को कैसे बांधना है, और भी अलग अलग तरह के अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग संबंधित कार्यों की उनको विस्तृत जानकारी दी। तीसरे दिन ये फिर आगे गए, चढ़ाई का सामान लेकर गए। रीता गुम्बू और बचेंद्री साथ साथ चढ़ रहे थे। उनके पास एक वॉकी टॉकी था जिसमें वो वहाँ का जो भी हालात थे या जो भी परिस्थिति थी उसका खबर अपने नेता कर्नल खुल्लर को दे रहे थे। आगे बढ़ने कैंप 1 पर पहुंचने वाली केवल 2 ही महिलाएं थी, एक ही रीता गुम्बू और दूसरी थी बचेंद्री पाल। अंगदोरजी, लोपसांग और गगन विश्वा, अब जो पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के नाम भी ऐसे होते हैं, ये 29 अप्रैल को 7900 मीटर पर इन्होंने कैंप 4 लगाया। 7900 मीटर मतलब 100 मीटर कम 8 किलोमीटर के लगभग में ये आकर कैंप 4 लगाते हैं। ये एक संतोषजनक प्रगति थी कि इस कैंप 4 तक पहुंच गए थे। जब ये लोग बेस कैंप में थे तभी तेंजिंग, जो कि पहले एवरेस्ट चढ़ चुके थे, अपनी सबसे छोटी पुत्री डेकी के साथ आए। यहाँ पे भी पूछा जाता है कि तेंजिंग की छोटी बेटी का नाम क्या था। तेंजिंग की छोटी सुपुत्री का नाम था डेकी। डेकी आए और वो जब आए थे ना, तो उनका आने का मकसद ही, तो उन्होंने सब दिया, सबके साथ बात किया। जब वो बचेंद्री पाल के साथ बात करने आए तो बचेंद्री ने कहा लिखिया हूँ और एवरेस्ट मेरी पहली यात्रा है। देखो, जब तक हम कोई चीज अचीव नहीं कर सके ना, जैसे कि आप बोलोगे कि ये मेरा पहला बोर्ड एग्जाम है, 12th का बोर्ड का पहला एग्जाम है, तो वो पहला ही रहेगा जब तक आप उसको अचीव नहीं कर पाओगे। तो वैसे ही तेंजिंग को जब उन्होंने कहा कि एवरेस्ट मेरी पहली यात्रा है, तो तेंजिंग ने भी यही कहा कि एवरेस्ट मेरे लिए भी पहला ही था, लेकिन हाँ, जब मैंने जीत हासिल किया उसके पहले 7 बार मैं हार कर लौटा था वापस। तो उन्होंने कहा कि तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की हो, तुम तो पहले ही प्रयास में एवरेस्ट पर पहुंच जाओगे। मतलब उन्होंने बचेंद्री पाल का क्या किया, हौसला अफजाई किया। अब ये 15 और 16 को जब ये कैंप 4 पर थे,
1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन जब ये कैंप 4 पर नायलॉन के बने हुए तंबू पर सो रहे थे, लोब्सांग और तसारिंग जो थे वो बचेंद्री के ही तंबू में थे। एनडी शेरपा तथा अन्य कुली जो थे दूसरे तंबू पर थे। तो उसी समय एक घटना घटती है कि रात के 12:30 बजे के लगभग एक बड़ी सख्त सी चीज आके बचेंद्री पाल के तंबू पर गिरती है और बचेंद्री पाल के सिर से लगती है और उनको घसीटते हुए खाई की ओर ले जाती है। कोई बहुत भारी ठंडी चीज की वजह से उनको सांस लेने में भी कठिनाई आती है। तो ये तो पता चलता है कि ये क्या हो गया। अचानक से अगर हम सोते रहें और ऐसा कोई घटना हो जाए तो हमको समझ में नहीं आता कि क्या हुआ। एक बड़ा लंबा सा बर्फ का जो पिंड था वो लाहोत्से ग्लेशियर से टूट कर गिरा था और उसका एक विशाल हिमपुंज बन गया था और उसी हिमपुंज बचेंद्री पाल को कुचलते हुए खाई की ओर ले जाने लगा था। लेकिन अब जब ये जो है ना, ये अकेले के द्वारा तो होने वाला काम नहीं था, ये एक ग्रुप का काम था। तो वहाँ उनके ग्रुप में, उनके दल में जो भी सदस्य थे सब एक दूसरे की सहायता कर रहे थे। तो बचेंद्री पाल को भी लोब्सांग ने अपनी स्विस छुरी की मदद से बचा लिया। स्विस छुरी मतलब बर्फ को काटने की छुरी से उन्होंने बर्फ को काटा और उस बर्फ की कब्र से बचेंद्री पाल को बाहर निकाला। हालांकि उन्हें थोड़ी बहुत चोट आई थी और बाकी बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चोटें आई थी। सुबह तक सारे सुरक्षा दल भी आ गए। 16 मई को प्रातः 8 बजे तक हम प्राय सभी कैंप 2 पर पहुंच गए और जिस शेरपा की टांग की हड्डी टूट गई थी उसे खुद के बनाए स्ट्रेचर में लिटाकर वापस ले आए। कर्नल खुल्लर कहते हैं कि इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का यह जबरदस्त साहसिक कार्य था। सभी 9 पुरुष सदस्य जो थे ना, उनको चोट आई थी और उनकी हड्डियां टूट गई थी, तो सभी वहां से वापस चले जाते हैं। कहाँ पर? बेस कैंप पर। कर्नल खुल्लर फिर बचेंद्री से पूछते हैं, क्या तुम डरी हुई थी? तो बचेंद्री बोलती है, जी हाँ। तो क्या तुम वापस जाना चाहोगी? तो बचेंद्री कहती है कि बिल्कुल नहीं, मुझे आगे बढ़ना है। फिर दूसरे दिन लोग साउथ पोल पर पहुंचे। अब साउथ पोल क्या है? अगले दिन की पूरी महत्वपूर्ण तैयारी शुरू कर दी। अभी लोग जब जाते हैं तो अपने जो उनके पास जो लगेज होता है उसमें खाना होता है, कुकिंग गैस होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, कपड़े होते हैं, तो ये सब बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये लोग दोपहर को बर्फ को पिघलाकर चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं और प्रतीक्षा करते हैं। पीछे जो जय और मीनू आ रहे थे उनका प्रतीक्षा करते हैं और ये सारे लोग भारी बोझ लेकर बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे ना, ऑक्सीजन का लेवल कम होते जाता है। अगर आपके पास उतना ऑक्सीजन जितना चाहिए नहीं है तो आपका जो है चढ़ना जो है वो धीमा हो जाएगा। तो ऐसे ही जो विशा और जय, मीनू ये लोग थे, ये और की इनके पास ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं थे, इसलिए धीरे धीरे आ रहे थे। दूसरे सदस्यों की मदद किया किसने? बचेंद्री ने, और अपने थर्मस को जूस और दूसरे को चाय से भरने के लिए नीचे जाने का निश्चय किया। मतलब ऊपर चढ़ने के बाद वो नीचे आ रही थी लोगों की मदद करने के लिए। कि जय और मीनू, पहले उनकी मुलाकात मीनू से होती है, फिर की और जय से। सब साथ में चाय पीते हैं, लेकिन की उन्हें अपना किट नहीं ले जाने देता और वह रह गया कि तुम इतनी बड़ी जोखिम क्यों ले रही हो? जब तुम ऊपर चढ़ चुकी थी तो फिर से नीचे आना और फिर से ऊपर जाना कितना कठिन काम था, तो तुमने ये क्यों किया? तो बचेंद्री कहती है कि मैं भी औरों की तरह पर्वतारोही हूँ, इसलिए इस दल में आई हूँ और शारीरिक रूप से जब मैं ठीक हूँ तो मुझे अपने दल के सदस्यों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए। थोड़ी देर बाद वे उनके पास में लाहाटू और बिस्सा भी आ गए। जैसे ही आराम की सुरक्षा की जगह उपलब्ध थी। साउथ पोल पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है। मतलब वो जगह जैसा था, फ्लैट सरफेस था। साउथ पोल को धरती का सबसे अधिक कठोर स्थान के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग ये क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं कि साउथ पोल को किस नाम से जाना जाता है। तो आपको बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पृथ्वी पर बहुत अधिक कठिन और कठोर में फर्क है बेटा, तो आपको कठोर लिखना है, कठिन नहीं लिखना है। अगले दिन सुबह जब फिर से बचेंद्री उठती है तो थोड़ी सी बिस्किट, चाय और चॉकलेट का नाश्ता करती है। सुबह के 5:30 बजे के लगभग अंगदोर्जी आकर उनके तंबू के सामने खड़े हो जाते हैं। अंगदोर्जी बिना ऑक्सीजन के पहले एक बार एवरेस्ट चढ़ चुके थे और दूसरी बार भी वो बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट चढ़ना चाहते थे। वो बचेंद्री के पास आते हैं और बचेंद्री को बोलते हैं कि क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? अब बचेंद्री के पास सवाल है सुरक्षा का, क्योंकि अंगदोर्जी जो है बिना ऑक्सीजन के चल रहे हैं। बिना ऑक्सीजन के चल रहे हैं तो हो सकता है कि उनके पांव ठंडे पड़ जाए तो उन्हें वापस आना पड़े, और हो सकता है कि दिन रहते रहते अगर ऊपर जाकर वो नीचे नहीं आए तब भी रात को वहाँ बिना ऑक्सीजन के रहना आसान नहीं था, तो उनको वापस साउथ पोल पर आना था।
लेकिन बचेंद्री ने बिना समय गंवाए उनको हाँ बोल देती है और कहती है कि मैं आपके साथ जाना चाहूंगी, क्योंकि और कोई था नहीं उनके साथ जाने के लिए। एक ही दिन में साउथ पोल से चोटी पर जाना और फिर वापस आना बहुत कठिन कार्य था, लेकिन फिर भी वो अंगदोर्जी के नेतृत्व में या अंगदोर्जी से प्रेरित होकर वो उनके पीछे पीछे चलने लगती है। अब यहाँ पर जब ये लोग चलते हैं कि सुबह के 6:20 पर ये निकलते हैं, बहुत ही कठिन कार्य था। हल्की हल्की हवाएं चल रही थी, बर्फ के कण उड़ रहे थे, बहुत अधिक ठंड था, पर यह आरोही उपस्कर में काफी सुरक्षित और गर्म थी। ऑक्सीजन लेके चल रही थी बचेंद्री, लेकिन अंगदोर्जी जो थे वो बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे। अब जब बर्फ, वो तो सीधा रास्ता था नहीं ना, तो बर्फ की जमी हुई सीधी और ढलानों चट्टानें सख्त थी, कहीं पे भुरभुरी थी, कहीं पे शीशे की चादर बिछी हुई थी। हर एक रास्ता, आप लोगों ने देखा होगा कि पर्वतारोही एक डंडा लेकर चलते हैं, वो इसीलिए लेकर चलते हैं ताकि वो डंडे से रास्ता को टटोलते हुए जाए, क्योंकि ऊपर से बर्फ बिछा हुआ है लेकिन हो सकता है अंदर से वो खाली हो, तो इसलिए वो रास्ते को डंडे से टटोलते हुए चलते हैं। तो बर्फ, जहाँ पे बर्फ टेढ़ी मेढ़ी बर्फ थी, उसको बर्फ के फावड़े से काटना पड़ा। अब सोचो कि आपको, अगर हम मिट्टी को फावड़े से खोदते हैं तो हमको कितना परिश्रम करना पड़ता है, यहाँ पे बर्फ को काटने का फावड़ा लेकर वो चल रहे थे और इतनी सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ता था कि ताकि बर्फ धरती के फावड़े को, फावड़े जो हैं धरती के दांतों को काट सकें। उन खतरनाक स्थलों पर बचेंद्री हर कदम को सोच समझ कर उठाती है और 2 घंटे से कम समय में वे शिखर कैंप पर पहुंच जाते हैं, मतलब अंतिम कैंप पर पहुंच जाते हैं। अंगदोर्जी उनसे कहते हैं क्या तुम थक गई हो, लेकिन बचेंद्री कहती है कि हाँ नहीं। यह सुनकर अंगदोर्जी को बहुत प्रसन्नता होता है, क्योंकि अंगदोर्जी तो पहले भी एक बार चढ़ चुके थे, ऊपर से वो पुरुष थे, लेकिन बचेंद्री इतनी मानसिक रूप से तैयार थी कि वो कहती है कि नहीं थके। तो कहते हैं कि यदि हम इसी स्पीड से चलते तो सिर्फ 4 घंटे में हम शिखर कैंप पर पहुंच जाएंगे। ये एक बहुत ही रोमांचक, क्या बोलना चाहिए, ये बचेंद्री को बहुत ही रोमांच महसूस हो रहा था कि अब एवरेस्ट की जो चोटी है वो बहुत दूर नहीं है, और इसलिए फिर उन्होंने थोड़ी बहुत चाय पी और फिर एक नायलॉन की रस्सी लेकर वो ऊपर चढ़ने लगे। लहाटू जो था रस्सी को बीच में पकड़े हुए चल रहा था। बचेंद्री के पास 4 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट के हिसाब से था, 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट के दर से चल रही थी, इसलिए उनके चलने की गति जो थी थोड़ा सा धीमा हो गया था। लेकिन क्या बोलना चाहिए, आपके पास अंगदोर्जी तो बिना ऑक्सीजन के चले थे। जब लहाटू ने ऑक्सीजन सिलेंडर पर ऑक्सीजन की आपूर्ति और बढ़ाई तो उनको और भी आसान लगने लगा चढ़ना। अब वहां पर बर्फ के भुरभुरे कण इतने ज्यादा उड़ रहे थे ना कि विजिबिलिटी जो था, देखने का वो जो था वो एकदम शून्य तक आ गया था, और थोड़ी ही दूर में ऊंची कोई चढ़ाई नहीं थी, ढलान एकदम सीधे नीचे जाता था। मतलब एक भी, वो कहा जाता ना कि दुर्घटना, नजर हटी और दुर्घटना घटी, यही वाला सिचुएशन था कि वहां पे हर तरफ कहीं ऊंचाई था तो कहीं सीधा ढलान था। अगर आपका एक भी कदम गलत पड़ता है तो आप सीधे ढलान पर जा सकते हैं, और अगर बर्फ की चादर आपके ऊपर गिर गई तो आपका वहीं पर बर्फ पे ही कब्र भी बन सकता है। 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर एवरेस्ट की चोटी पर दोनों खड़े थे। दोनों ने, उसके जैसे मानो सांस रुक गई, उसको विचार कौंधा कि अब बहुत सफलता बहुत नजदीक है। और उसी दिन सुबह 6:20 पर वो निकले थे और दोपहर के 1:07 पर वो एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची थी। और इस तरह से बचेंद्री पाल जो है एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी। ये कोई छोटी मोटी अचीवमेंट नहीं था, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था। एवरेस्ट की शंकु जो थी चोटी पे, उसमें ज़्यादा जगह नहीं था, तो उन्होंने फिर बर्फ के फावड़े से पहले दोनों को खड़े होने लायक जगह बनाया। अपने बैग से उन्होंने हनुमान चालीसा और दुर्गा माँ का चित्र निकाला, उसको अपने साथ लाए, एक लाल कपड़े में लपेटा, छोटी सी पूजा अर्चना की और फिर उसको बर्फ के नीचे दबा दिया। उन्होंने झुककर सागर माथे के ताज का चुंबन लिया, और उस आनंद के क्षण में बचेंद्री को अपने माता पिता का याद आया। जब भी हम कोई अचीवमेंट करते हैं ना, तो उस क्षण जब हम इमोशनल हो जाते हैं तो हमें अपने माता पिता की याद आती है। तो बचेंद्री ने भी अपने माता पिता का याद आया। अंगदोर्जी जो थे, अंगदोर्जी के प्रति वो बहुत ही, क्या बोलना चाहिए, कृतज्ञता से झुकती है और उन्हें लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद देती है। लेकिन अंगदोर्जी कहते हैं कि दीदी तुमने बहुत अच्छी चढ़ाई की और मैं तुम्हारी इस, क्या बोलना चाहिए, इस चढ़ाई से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कुछ देर के बाद सोनम को ले जाती है, फोटो लेना शुरू हो जाता है और फिर कर्नल खुल्लर को खबर दिया जाता है। कर्नल खुल्लर फोन करके बचेंद्री को, क्या बोलना चाहिए, वॉकी टॉकी में वो फोन करके उनको बधाई देते हैं और कहते हैं कि मुझे तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए बहुत
तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए मैं तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा। देश को तुम पर गर्व है और अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा। मतलब जब बछेंद्री पाल जब निकली थी तो एक साधारण सी पर्वतारोही थी। अब जब वो इस संसार में वापस आएगी तो वो भारत की प्रथम महिला एवरेस्ट पर चढ़ने वाली बनकर आएगी। तो अब ये संसार तुम्हारे पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा। तो केवल इच्छा शक्ति ही वो माध्यम था जिससे बछेंद्री पाल को 1984 में एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचा दिया और वो भारत की प्रथम महिला एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली बनी। तो ये चैप्टर जो है ये एक संस्मरण है जिसको कि बछेंद्री पाल ने खुद ही लिखा है। उनकी जो भी यात्रा के दौरान उन्होंने जो जो भी कठिनाइयाँ ली या जिन लोगों ने उनकी सहायता किया, इन सब को उन्होंने बताने की कोशिश किया है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, देखो इंटरनल क्वेश्चन आएंगे। मैंने बार बार आपको कहा है कि जो भी MCQ क्वेश्चन है इंटरनली पूछ सकता है। एक वाक्य वाला जो क्वेश्चन है वो भी आपका इंटरनल रहेगा। मतलब 40 मार्क्स का क्वेश्चन आपके इस बुक के कहीं से भी आ सकता है, लेकिन इतना याद रखना कि क्वेश्चन इस साहित्य सुधा बुक से बाहर एक भी नहीं आता है। CBSE में कभी कभार बाहर से क्वेश्चन पूछता है, बट आपके CHSE बोर्ड में पूरे क्वेश्चन इसी से आता है। आप पूरी तरह से सैंपल पेपर पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। अच्छा, एवरेस्ट दल कितनी तारीख को दिल्ली से काठमांडू के लिए निकला था? तो 7 मार्च को निकला था। शेरपा कुलियों के दल में कितने शेरपा थे? तो 16 शेरपा थे। कौन अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहा था? तो प्रेमचंद अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे। कौन बिना ऑक्सीजन की चढ़ाई करने वाला था? अंगदौर जी। बछेंद्री कब एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी? तो 23 कब खड़ी थी वो? 23 मई 1984 को। और उसके बाद कौन एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी? तो बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला बनी। तो इस तरह से एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा का हमने थोड़ा बहुत काट छांट कर समरी के जैसे आज हमने इसको पढ़ा। आपको अगर इसमें अभी भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बाकी आपको ये चैप्टर बहुत आसान है, इसके क्वेश्चन आंसर आपको पढ़ना पड़ेगा। और क्वेश्चन आंसर वही है कि कौन आपको कुछ डेट्स याद करने हैं, कुछ लोगों के नाम याद करने हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने के लिए उन्होंने कौन कौन सी कठिनाइयाँ झेली तो आपको ये लिखना है। उसमें वो वाले घटना आप जरूर लिखें जो बुद्ध पूर्णिमा की रात को हुआ था, 15 और 16 मई की रात को। वो वाली घटना के साथ में आप लोग लिख सकते हैं कि और कौन कौन सी कठिनाइयाँ आ रही थी, कि वहाँ पे बर्फ में दृश्यता बहुत शून्य हो गया था, सामने दिखाई नहीं दे रहा था, बर्फ का कब्र बना हुआ था, या फिर उनको रास्ता सोच समझ कर चुनना था। काफ़ी परिश्रम का काम था। और इस तरह से बछेंद्री पाल भारत की प्रथम एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला बनी। ओके, धन्यवाद।